हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ के ऊपर लास्ट लेक्चर। इसमें अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लार्ज पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यूजिंग गॉस लॉ। तो सबसे पहले अपन प्रूव करते हैं टू शो दैट इक्वल चार्जेस lie on two surfaces of a metallic plate in absence of external electric field and in electrostatic condition. तो देखिए ये प्लेट है, लार्ज प्लेट है, ऐसे एक साइड का एरिया ए है, इस साइड का एरिया भी ए है। चार्ज अपन ने इस पर कुछ दिया Q, तो आधा इस वाले फेस पर और आधा इस वाले फेस पर आएगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। ये जो एरिया है ना, ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। लार्ज प्लेट है तो ये वाला जो थिकनेस है, ये एरिया नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो चार्ज या तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाली फेस एरिया ए पर या इस वाले फेस एरिया ए पर, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा बना लिया। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो होगी Q1 अपॉन एरिया। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो होगी Q2 अपॉन एरिया। अब देखिए ये लार्ज लेयर ऑफ चार्ज है, तो इनसाइड ए मेटल प्लेट एट पॉइंट P E मस्ट बी 0। तो इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 राइटवर्ड, और इसके कारण P पॉइंट पर E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लेफ्टवर्ड। तो दोनों का अगर इक्वल हो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर E 0 हो जाएगा, और यहाँ पर E 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि E एट P 0 है। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया? Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना है? टोटल चार्ज गिवन Q। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज गिवन। ऐसा हमने प्रूव कर दिया। सिंपल है ये, तो इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सिचुएशन देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इंडक्शन। तो इसमें बताया कि साहब एक प्लेट, लार्ज प्लेट ऐसी है और दूसरी एक लार्ज प्लेट ऐसी है, पैरेलल टू ईच अदर एंड क्लोज टू ईच अदर रखी है। इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। तो हमें ये शो करना है और याद भी रखना है कि जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है उसमें जो आउटर सरफेसेस होती हैं उस पर सिग्मा Q/2 चार्ज आता है। मतलब कितना? तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसमें चार्जेस Q1 Q2 को विथ साइन पुट करना है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। और यहाँ पर भी कितना जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो बाकी बचा फिर आप इस पर निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर लोगे। टोटल चार्ज इस प्लेट पे कितना था? Q1, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ पर बचा हुआ चार्ज आ जाएगा
तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। और इसी प्रकार से इस वाली प्लेट पर था चार्ज Q2, तो Q2 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लो जो आउटर फेस पर है, तो इनर फेस पर आ जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। सो दैट जब इन दोनों का सम करोगे तो Q2 आना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करें? तो देखिए, ये वो दो लार्ज प्लेट्स हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन देम। तो अगर ये Q1 बड़ा है तो Q1 से Q2 की तरफ ऐसे हमने मान ली। अब यहाँ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करिए, सिलेंड्रिकल। मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहाँ E0 होगा, यहाँ भी E0 होगा, और इस कर्व्ड सरफेस के टेंजेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू इट, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कमिंग आउट 0 है, क्योंकि हमेशा यहाँ तो E0 हो जा रहा है, या E परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर नेट चार्ज इनसाइड 0 है। तो इस वाले फेस पर अगर टोटल चार्ज x है, तो इस वाले फेस पर टोटल चार्ज -x होना चाहिए, तभी तो चार्ज डेंसिटी इक्वल अपोजिट होंगी। तो इतना एरिया जो इंटरसेप्टेड है यहाँ और यहाँ, उसमें जो चार्ज होगा वो इक्वल अपोजिट होगा। तो हमें इस तरह से पता पड़ा कि इस वाले फेस पर चार्ज अगर x है तो इस वाले फेस पर टोटल चार्ज -x होगा ही, इक्वल अपोजिट होंगे। अब इस पर टोटल चार्ज कितना था? Q1, और इस पर Q2। इसमें से x इधर, तो यहाँ कितना बचा इस वाले फेस पर, लेफ्ट फेस ऑफ लेफ्ट प्लेट, Q1 माइनस x, और यहाँ राइट फेस ऑफ राइट प्लेट पर Q2 प्लस x। सो दैट कि जब इनका टोटल करोगे तो ये Q2 हो जाएगा, इनका टोटल करोगे तो ये Q1 हो जाएगा। अब E हमें इस पॉइंट P पर 0 चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर E0 होता है। तो देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी लेफ्टवर्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसके कारण जो होगी वो राइटवर्ड, ये अट्रैक्ट करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जो सिग्मा है उसके कारण होगी राइटवर्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा बोले तो इसका एरिया मैंने A मान लिया प्लेटों का, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये है आपका P पे राइटवर्ड, और इसके कारण P पॉइंट पे लेफ्टवर्ड, इनका इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो Q2 प्लस x अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E एट P 0 है इसलिए। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला Q1 माइनस x इज इक्वल टू Q2 प्लस x। तो x इक्वल टू क्या हो गया? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो ये जो चार्ज है Q1 माइनस x ऑन लेफ्ट प्लेट, Q1 माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो x को, तो ये बचेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो Q1 आना चाहिए। ठीक है। और इसी प्रकार से राइट वाले फेस पर Q2 प्लस x, तो इसमें Q2 में x जोड़ो या इस x में Q2 जोड़ो, तो क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो हमने फिर ये बताया कि इस पर कुछ भी चार्ज दिया हो, विथ साइन एल्जेब्राइक सम कर देना, सिग्मा Q बाई 2 इस वाली फेस पर आ जाएगा, आउटर मोस्ट फेस, और इस वाली आउटर मोस्ट फेस पर भी सिग्मा Q बाई 2 चार्ज आ जाएगा हमेशा। बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होना चाहिए। 2 की जगह 3 प्लेट होती तो भी यही होता। देखिए, तो अब की बार 3 प्लेट ले लेते हैं। 3 लार्ज प्लेट हैं, प्लेन पैरेलल प्लेट, और इन पर चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। अब अपने को निकालना है अलग अलग फेसेस पे चार्ज। तो क्या करें, तो हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है। दूसरी गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर बनाई। 2 काम किए। और तीसरा काम कि इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर E 0 होगा, ऐसा हमने यूज़ किया। 3 बातें हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी बिटवीन द प्लेट्स, वो इस तरह की पैरेलल इक्वल स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर E 0 है, यहाँ पर भी E 0 है। इन दोनों फेसेस ऑफ गॉसियन सरफेस पे E 0 है तो फ्लक्स 0, और यहाँ पर टेंजेंशियल है कर्व्ड सरफेस के, तो फ्लक्स 0 होने से नेट चार्ज इनसाइड 0 होगा। तो जो भी चार्ज इस पर आएगा उसका इक्वल अपोजिट इस वाले पर आएगा। इसी प्रकार से इस गॉसियन सरफेस के लिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर E 0, यहाँ पर E 0 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल टू द कर्व्ड सरफेस है, तो फ्लक्स 0। इसलिए जितना चार्ज यहाँ, उसका इक्वल अपोजिट यहाँ आएगा, तो नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस 0 हो जाएगा। अब बचा इस फेस पर, तो मैंने मान लिया इस फेस पर है Z1 और इस फेस पर मैंने मान लिया कि है Z2। तो मुझे तो सिर्फ अभी ये प्रूव करना है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन 2 है। अगर मुझे इन फेसेस पर चार्ज पता पड़ गया तो फिर हर एक फेस पर मैं चार्ज निकाल पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस वाली प्लेट पर टोटल चार्ज Q3 है, ये मुझे पता है। तो Q3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा, उसका अपोजिट नेचर यहाँ आ जाएगा। अब Q2 इस पर है तो Q2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, उसका अपोजिट नेचर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से अपन निकाल पाएंगे। तो अभी पहले तो ये प्रूव करना है अपने को कि आउटर मोस्ट सर्फेसेस पर इक्वल चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है। तो ये 2 काम तो हमने कर लिए। इससे हमें मिला x माइनस एक्स, इससे हमें मिला y माइनस वाई। अब इस पॉइंट P पर E 0 है, इस पॉइंट P पर E 0 है, इस पॉइंट P पर E 0 है, तो इसके कारण राइटवर्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसके कारण लेफ्टवर्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसी तरह से ये y और माइनस वाई, ये y वाली अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी तो ये माइनस y वाली अट्रैक्ट करेगी, तो ये सब कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ P पर E 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि Z1 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड फेस का एरिया मान लो कितना है A, तो राइटवर्ड ये सिग्मा 1 के Z1 के कारण और Z2 के कारण लेफ्टवर्ड, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। तो इससे हमें मिला Z1 इज इक्वल टू Z2 और दोनों का सम। तो इस सब को सम कर दो, Z1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस Z2, तो क्या आएगा बताओ। तो मैंने देखा कि Z1 प्लस एक्स कितना है Q1, कि माइनस एक्स प्लस वाई कितना है Q2, एंड माइनस वाई प्लस Z2 कितना है Q3। इन सब का सम किया तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, हमें क्या मिला Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सिग्मा Q। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं
कि Z1 इक्वल टू Z2 है, तो 2Z इक्वल टू सिग्मा क्यू, इसलिए Z1 इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन 2। सिग्मा क्यू निकालते समय Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ विथ साइन रखना, पॉजिटिव हो तो प्लस साइन के साथ और नेगेटिव हो तो माइनस साइन के साथ। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैंने एक केस लिया कि दो प्लेट हैं, लार्ज मेटालिक प्लेन पैरेलल, और इस पर चार्ज दिया -4 कूलम, इस पर चार्ज दिया +10 कूलम। तो आपको बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करोगे बताओ। टोटल कितना हुआ सिग्मा क्यू? 6/2 -4 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 कूलम। तो 3 कूलम चार्ज इस वाली फेस पर, आउटर फेस पर, और 3 कूलम इस पर। अब इस पर टोटल कितना है? -4। यहाँ कितना है? 3। तो यहाँ कितना होना चाहिए? -7। तो टोटल कितना हो जाएगा? -4। इस -7 का अपोजिट +7 यहाँ आएगा, और चेक कर लो 7 और 3 कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए। तो ये फाइनल आंसर हो गया। 3 प्लेट होती, उस पर कुछ चार्ज मान लो, जैसे मैंने 2 -6 एंड 10 ऐसा मान लिया। तो टोटल चार्ज कितना है? +6। तो उसका आधा करो 3, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अब इस पर टोटल 2 है, तो यहाँ -1 करो, तो यहाँ +1 आ जाएगा। अब इस पर -6 है टोटल, तो यहाँ -7 करो, तो इस पर -6 हो जाएगा बीच वाली पर। ये -7 है तो ये +7 होना चाहिए। 7 और 3 10। कितना आसान है। अब 3 हो कि 13 हो, ऐसे ही करना है आउटर मोस्ट सर्फेसेस पर सिग्मा Q/2। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट केस है ये, देखिए 3 प्लेट हैं और उसमें से 2 को हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो कोई सी भी 2 ले सकते हैं। मान लो कि पहले मैं आउटर वाली ले लेता हूँ, फिर अगले केस में मैं इन दोनों को ले लूँगा, ठीक है ना। अब इस पर कुछ चार्ज दिया है आपने, Q1 इस पर दिया है, Q2 इस पर दिया है, Q3। तो आपको शो करना है कि यहाँ सिग्मा Q/2 और यहाँ भी सिग्मा Q/2 चार्ज आएगा। हमको शो करना है, टू शो दैट चार्जेस ऑन outer surfaces of outer plates is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 by 2, ऐसा आएगा। तो इसको करते हैं। देखिए साहब, ये 3 प्लेट हैं। हमें सिर्फ इतना सिद्ध करना है, इतना प्रूव करना है कि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे सिग्मा Q/2 चार्ज आएगा। तो हमने क्या करा कि उसी लाइन पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाई, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाई। तो यहाँ पर अगर x चार्ज है तो यहाँ पर -x चार्ज आएगा, यहाँ पर अगर y चार्ज है तो यहाँ पर -y चार्ज आएगा, क्योंकि इन गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस 0 होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स थ्रू देम 0 है। अब इस वाली पर मान लो कि Z1 है और इस वाली पर मान लो कि Z2 है, और ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो E 0 होगा मेटल के अंदर। तो हमने इस पॉइंट P पर E 0 बताया। E एट पॉइंट P 0 है, तो इस x और -x के कारण जो σ/2ε0 φ फील्ड क्रिएट होगी P पर,
वो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल आउट हो गई। इसी प्रकार से y माइनस वाई के कारण भी p पर y के कारण लेफ्ट वर्ड माइनस y के कारण राइट वर्ड कैंसिल आउट हो गई। तो फिर p पर बची कौन सी? तो एक तो ये बची z1 वाली, z1 अपॉन ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आई कैप, मान लो इधर आई कैप डायरेक्शन है ना। और इसके कारण कितनी आएगी? z2 के कारण, तो z2 के कारण आएगी प्लस z2 अपॉन ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन माइनस आई कैप। ये क्या है? 0, ई एट पी 0 है। इसका मतलब कि ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, तभी तो इस आई कैप में से इतने आई कैप आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब z1 इज इक्वल टू z2 है। ये बात क्लियर हो गई। अब इन सब का सम कर दो, तो z1 प्लस x कितना है? q1 एंड माइनस x प्लस y कितना है? q2। और देखो इसमें z1 प्लस x q1 नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो कनेक्ट हो गया ना, तो अब चार्ज इधर से इधर, इधर से इधर जा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि z1 प्लस x प्लस z2 माइनस y, ये मिलकर q1 प्लस q2 है। z2 माइनस y प्लस z1 प्लस x मिलकर q1 प्लस q3 है। ये दोनों आउटर प्लेट्स पर टोटल चार्ज कितना था? q1 प्लस q3। तो कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, इन सब का सम करेंगे तो टोटल q1 प्लस q3 आ गया। अब इसको अपन ने ऐड कर देना दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3। और हमें ये पता है कि z1 इक्वल टू z2 है, इसलिए z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू सिग्मा q बाई 2, q1 प्लस q2 प्लस q3 बाई 2। ऐसा रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिया। तो अगर इन दोनों प्लेटों को आपने कनेक्ट करा हुआ कंडक्टिंग वायर से, तो भी आउटर सरफेसेस पर सिग्मा q बाई 2 चार्ज ही आएगा। अब इस दोनों प्लेट को, लेफ्ट एंड मिडिल प्लेट को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ऐसा आता है। तो इसके लिए बोर्ड रब किया जाए। तो अब की बार मैंने ये लेफ्ट और मिडिल प्लेट को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इनिशियली q1 q2 q3 चार्ज दिया हुआ था, हमको शो करना है कि आउटर सरफेसेस पर, आउटर प्लेट की आउटर सरफेसेस पर सिग्मा q बाई 2 चार्ज आएगा। तो इसको बनाओ। एक गॉसियन सरफेस यहाँ बनाई, उससे पता पड़ा कि इस पर x तो इस पर माइनस x। एक गॉसियन सरफेस यहाँ बनाई, तो उससे पता पड़ा कि y यहाँ है तो माइनस y यहाँ है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब एक ये और एक ये, तो इस पर कितना चार्ज होगा और इस पर कितना चार्ज होगा? तो मैंने कहा साहब ये z1 है और ये z2 है, मुझे नहीं पता। और मुझे ये प्रूव करना है कि z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू सिग्मा q बाई 2 होगा। ठीक है, तो फिर मैंने किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो कि इस पॉइंट P पर इनसाइड दिस मेटलिक प्लेट E 0 है, तो E एट P 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो x और माइनस x के कारण यहाँ पर इक्वल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। x के कारण अगर लेफ्ट वर्ड है तो माइनस x के कारण राइट वर्ड है, तो ये तो इफेक्ट 0 हो गया यहाँ पर इन दोनों का। इसी प्रकार से इन दोनों का भी 0 हो गया। z1 के कारण राइट वर्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और z2 के कारण लेफ्ट वर्ड z2 अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इससे मुझे मिला कि z1 इज इक्वल टू z2 है। अब टोटल चार्ज q1 प्लस q2 प्लस q3 था, उस पर ध्यान दें। तो इन दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज कितना था? q1 प्लस q2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? z1 प्लस x माइनस x प्लस y। z1 प्लस x माइनस x प्लस y मिलकर था q1 प्लस q2।
और -y प्लस Z2 था Q3। इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो x से x यहीं कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर मुझे मिला Z1 प्लस Z2 लेफ्ट हैंड साइड एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 राइट हैंड साइड। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। Z1 इक्वल टू Z2 है और उन दोनों का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, इसलिए Z1 और Z2 इंडिविजुअली सिग्मा Q/2 ऐसा आ जाएगा। तो ये दोनों प्लेट को कनेक्ट करो या ये दोनों प्लेट को कनेक्ट करो, किसी भी केस में आउटर मोस्ट सरफेस पर यहाँ और यहाँ सिग्मा Q/2 चार्ज आता है। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उन्हीं प्लेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिनमें ये आपस में एक दूसरे के पास वाली प्लेट्स को अपन ने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया था, कंडक्टिंग वायर से। इस पर चार्ज दिया था Q1, इस पर चार्ज दिया था Q2, इस पर चार्ज दिया था Q3। यहाँ पर आया था सिग्मा Q/2, यहाँ पर आया था सिग्मा Q/2, यहाँ पर x, यहाँ पर -x, यहाँ पर y, यहाँ पर -y, है ना, ऐसा माना था हमने। अब ये जो x है ना ये 0 होगा भाई साहब, ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप चलकर आओगे डिस्टेंस d, तो यहाँ पर E 0 होना चाहिए, क्योंकि इस प्लेट 1 पर जो पोटेंशियल है V1 और इस प्लेट 2 पर जो पोटेंशियल है V2, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू डी, यहाँ की D ये डिस्टेंस है, ये कितना होना चाहिए 0, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल है। इनमें चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वलाइज नहीं हो जाते। इसका मतलब कि E यहाँ 0 है। अब E यहाँ 0 है तो सोचो इसके कारण जो फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट P पर और इसके कारण जो फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट P पर, वो इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गई। इसी प्रकार से इस y के कारण और इस -y के कारण जो फील्ड जनरेट होगी यहाँ पॉइंट P पर, वो भी इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गई। पर यहाँ x और -x के कारण, तो x के कारण राइट वर्ड और -x के कारण भी राइट वर्ड, तो इस पॉइंट P पर E अगर लिखोगे तो हम लिखेंगे कि x के कारण राइट वर्ड मैग्नीट्यूड इतना और इस वाले के कारण भी राइट वर्ड, और ये चूंकि 0 है तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो x 0 होना चाहिए, वो दोनों आपस में 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो प्लेट है ना, जिनके ये जो सरफेसेस हैं एक दूसरे को फेसिंग है, इसमें से सारा चार्ज निकल के और बाहर चला जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है 0 0। जैसे कि क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, कुछ भी चार्ज मान लो तीनों प्लेट पर, जैसे इस पर -4, इस पर 6, इस पर 8, और इन दोनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। तो पहले तो समेशन सिग्मा Q/2 बताओ कितना आएगा, 2 + 8 10। तो मेरा आंसर बनना शुरू हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 पॉजिटिव। अब चूंकि यहाँ 5 है और यहाँ टोटल इस पर 8 है, ये किसी से कनेक्ट भी नहीं करी कंडक्टिंग वायर से, तो यहाँ पर 3 आएगा ही आएगा, और यहाँ 3 आएगा तो यहाँ -3 आएगा ही आएगा, और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए इसलिए 0 0 आएगा। अब आप सम करके देख लो, इन दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है, -4 + 6 = 2, तो ये यहाँ पर अब कितना दिख रहा है 5 - 3 = 2, उसका तो है ही है 5 + 3 = 8, x = -x भी है, y = -y भी है, यहाँ सिग्मा Q/2 भी है। सो सिंपल, मतलब ये वाला चार्ज जो था ना, यहाँ पर जो भी चार्ज था x -x, ये सारा चार्ज चला जाएगा आउटर फेसेस पर और यहाँ 0 0 हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट केस में फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट करके देखते हैं, उसमें उनके बीच की डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होंगी, उसके बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो
तो देखिए 3 प्लेट, ये डिस्टेंस d दिया है और ये डिस्टेंस 2d दिया है। चार्जेज कुछ भी मान लो आप, क्या क्या दिए, तो इस पर हमने दिया मान लो -2 कूलम, इस पर दिया मान लो 4 कूलम, इस पर दिया मान लो 8 कूलम, और हमने ये दोनों लास्ट वाली को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब अपने को फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच फेस ऑफ प्लेट्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये ध्यान रहे ये d है और ये 2d है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आउटर मोस्ट फेसेस पर सिग्मा क्यू बाई 2, तो इस सिग्मा क्यू कितना आएगा, तो इन दोनों का सम किया 2 + 8 10, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो यहाँ पर चार्ज है मान लो इस फेस पर x, तो इस फेस पर कितना होगा -x। क्यों, अरे वो ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो उससे नेट फ्लक्स 0 रहेगा, नेट चार्ज इनसाइड 0 रहेगा, तो ये x है तो -x। और इसी प्रकार से यहाँ भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स 0 है, नेट चार्ज इनसाइड 0 है, तो इस पर बीच वाली पर चार्ज कितना था 4, उसमें से -x यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा 4 + x, सो दैट के मिडिल प्लेट पर टोटल चार्ज 4 हो जाना चाहिए। -x एंड 4 + x मिलके 4 हो गया। और ये अगर 4 + x है तो ये कितना होगा, यहाँ पर होगा -4 -x इस वाली पर। अब V1 = V3 है, तो V1 - V3 अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसा माना है E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना है E2, तो E1 × D + E2 × 2D = 0, ऐसा मेरे पास रिलेशन आ रहा है। एक अननोन निकालना है x, और ये एक इक्वेशन आ चुकी है कि E1 + 2E2 = 0, ऐसा है। तो E1 कितना है यहाँ, तो इस 5 के कारण राइटवर्ड और इस 5 के कारण लेफ्टवर्ड कैंसिल आउट हो गया। ये 4 + s के कारण लेफ्टवर्ड और ये -4 + s के कारण राइटवर्ड, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा सिर्फ इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण यहाँ ऐड कर दो, तो E1 कितना आएगा, E1 आएगा x/a/2ε0 का डबल, और E2 कितना आएगा यहाँ, तो इस x और -x के कारण यहाँ E2 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, x वाला रिपेल करेगा, -x वाला अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल आउट, 5 और 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ इस पॉइंट पर E2 लिखने के लिए सिर्फ ये 4 + x और ये -4 + x का एडअप हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 + x/a/2ε0। E1 + 2E2 = 0 है, तो E1 में इसका डबल ऐड करना है, तो x + 8 + x, ये 0 आ गया, 8 + 2x, E1 + 2E2 = 0। तो इससे x आ गया -8/3, तो सारे चार्ज आ गए आपके पास, सारे चार्ज आ गए, तो आंसर बना दो। तो
एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पर x बोले तो -8/3 और यहाँ पर +8/3। अब 4 + x, 4 + x, तो 4 + x बोले तो -8/3 कितना हुआ ये? 4 3 12 -8 4/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा -4/3। इस तरह से हमने अलग अलग फेस पर चार्ज फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। किसी कंडक्टर के ऊपर अगर आपने चार्ज दिया हुआ है, जहाँ पर कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इस चार्ज बॉडी पर, सरफेस पर, वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स पर यूनिट एरिया on the surface of a charged conductor at a location where charge density is sigma coulomb per meter square will be sigma square upon 2 epsilon naught। तो देखो साहब, समझना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ये कंडक्टर है, इसका चूँकि अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी अलग अलग होगी अलग अलग जगह पर। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है डेल्टा ए और इस पर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कितनी है? सिग्मा, ऐसा मैंने मान लिया। यहाँ अलग अलग है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, मेटालिक बॉडी है। तो इसके अंदर E यहाँ पर 0 होगा जस्ट इनसाइड, और जस्ट आउटसाइड कितना होगा? तो गॉस थ्योरम से निकाला जा सकता है। तो पहले तो बताओ कि गॉस थ्योरम से इस आउटर जस्ट आउटसाइड E कितना होगा? अंदर तो मुझे पता है 0 होगा। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाई जाए। अंदर E 0 है और यहाँ जो भी E है इस सिग्मा के कारण जस्ट आउटसाइड है ये पॉइंट, तो E ऐसी है। ये एरिया अपन ने डेल्टा ए या ए ले लिया। तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, फाई कमिंग आउट कर्व्ड सरफेस से 0, क्योंकि टेंजेंशियल टू E है, तो ये हो जाएगा E इंटू ए। और ये नेट चार्ज इनसाइड कितना है? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ रहा है? E आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के इस पॉइंट के पास में E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा सब जगह सेम नहीं होगा तो E भी सब जगह सेम नहीं होगा। ठीक है, अंदर चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है और ये सॉलिड कंडक्टर है, तो इसमें अंदर तो E 0 ही रहना है। ये भी ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो इसके लिए इस बोर्ड को मैं रब करके ढंग से बड़ा बड़ा लिखता हूँ। देखिए, तो एक बड़ा सा फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें ये मेरा छोटा सा एरिया है डेल्टा ए, ये सॉलिड मेटालिक बॉडी है,
और ये छोटा सा सरफेस है जिसको प्लेन सरफेस मान रहा हूँ, यहाँ बाहर E मैंने निकाला था जस्ट आउटसाइड, कितना आ रहा था? तो यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ऐसा आ रहा था। अब ऐसा इमेजिन करिए कि इस छोटे से सरफेस एरिया के कारण E ऐसा रहेगा, एक लेयर ऑफ चार्ज है ये, और ये जो रिमेनिंग बॉडी है ये भी चार्ज है, इसके कारण भी वहाँ पर कुछ E जनरेट होगी। किस पॉइंट पर? जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पर। तो वो भी कुछ इस प्रकार की ही होगी। ये तो है सरफेस जो हमने माना ना, छोटा सा सरफेस, उसके कारण, और ये है पूरी रिमेनिंग बॉडी के कारण, RV रिमेनिंग बॉडी के कारण E, और इसका सम कितना हो जाना चाहिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा, अंदर जस्ट इनसाइड इस लेयर ऑफ चार्ज के कारण EB और ES, तो ES तो हो जाएगा अवे के कारण नीचे की तरफ, पर ये जो है इसके कारण जस्ट आउटसाइड या जस्ट इनसाइड पॉइंट पर अगर कंसिडर करें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगभग उतनी ही रहना है। और इन दोनों का सम कितना होना है? 0। यहाँ पर नेट E कितना है? इनसाइड मेटल 0 है, तो इसका मतलब कि ES इक्वल टू ERB है। इसका मतलब कि उस सरफेस के कारण जो E जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और जो रिमेनिंग बॉडी के कारण E जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इन दोनों का सम E है, ES प्लस E बाय रिमेनिंग बॉडी का सम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो E ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी एट द लोकेशन ऑफ दिस स्मॉल सरफेस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ऐसा हो जाएगा। अब इस सरफेस का एरिया मान लो डेल्टा A है, डेल्टा A, इस सरफेस का एरिया डेल्टा A है, इस सरफेस का। क्या बात है, ये सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसी, ठीक है ना। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स ऑन स्मॉल एरिया डेल्टा A हैविंग चार्ज, कितना चार्ज होगा उस पर? सिग्मा इंटू डेल्टा A, and is placed in external electric field, external electric field, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण? तो रिमेनिंग बॉडी के कारण जो वहाँ पर E जनरेट हो रहा है उसमें ये एरिया रखा हुआ है, तो ये फोर्स कितना लगेगा? ये लगेगा E इंटू RB, और चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू डेल्टा A। ठीक बात। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया ERB, रिमेनिंग बॉडी के कारण E इंटू सिग्मा। ERB कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा। तो क्या आया आंसर? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन देखिए हमेशा आउटवर्ड रहेगी, वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। कैसे? तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, और इस रिमेनिंग बॉडी के कारण ERB अवे फ्रॉम द बॉडी होता, तो इस पर जो फोर्स लगता इस चार्ज पर, इस एरिया पर, वो आउटवर्ड होता। इसके अपोजिट अगर इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है
इस नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग बॉडी के कारण ई कैसा होगा, ऐसा, रिमेनिंग बॉडी के कारण, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है, ई एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर देखो फोर्स कैसा लग रहा है, अवे, आउटवर्ड। तो फोर्स आउटवर्ड ही लगेगा, इसके एक्सपांड करने की टेंडेंसी रहेगी चार्ज बॉडी में, चार्ज कंडक्टर में। सरफेस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उसको एक्सपांड करने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा। तो अगर ये सोप बबल होता तो ये सोप बबल एक्सपांड हो जाता, वेदर इट इज़ गिवन विथ पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ गिवन विथ नेगेटिव चार्ज। तो ये सोप बबल का क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं इस पर, तो वो बताता हूँ मैं कैसे। सोप बबल में क्या होता है कि जो सोप सॉल्यूशन होता है लिक्विड, उसकी एक थिन ऐसी स्फेरिकल शेल बनती है। अंदर क्या होता है, एयर, बाहर क्या होता है, एयर, और यहाँ पर सोप सॉल्यूशन लिक्विड। ये है सोप बबल। अभी कैसा है, ये कोई चार्ज नहीं दिया, न्यूट्रल है ये। तो अंदर जो प्रेशर है P इनसाइड और बाहर जो प्रेशर है P आउटसाइड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो बाहर, तो ये सरफेस टेंशन के कारण ऐसा फोर्स एरिया एलिमेंट पर लगेगा यहाँ, तो वो अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। तो इनवर्ड प्रेशर क्रिएट करने के कारण इस एलिमेंट पर इधर से तो बाहर लग रहा है फोर्स, और इनटू एरिया कर लेंगे, और इसके कारण फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ, इनटू एरिया कर लेंगे। अभी मैं फार्मूला याद दिला रहा हूँ। और ये सरफेस टेंशन के कारण भी कुछ फोर्स लगता है, जहाँ की R इसका रेडियस है और T सरफेस टेंशन है इस लिक्विड का, सोप लिक्विड का। तो हम कहते हैं कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये कहलाता है एक्सेस प्रेशर। ये 40/R होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये चार्ज होता तो क्या होता, अगर ये चार्ज होता तो अंदर तो प्रेशर है P इन, बाहर प्रेशर है P आउट, सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ड फोर्स लगने वाला है, और जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपन ने इसको दे दी और इसका कुछ रेडियस होगा R, तो उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अंदर से बाहर की तरफ, एक तो ये अंदर की हवा बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो प्रेशर आउटसाइड रहेगा, तो P इन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से आउटवर्ड प्रेशर और ये सरफेस टेंशन का 40/R। तो हम ये लिखेंगे कि P इन माइनस P आउट यानी P एक्सेस इज इक्वल टू 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, एक्सेस प्रेशर पूछा हो तो, वरना ये याद करने के लिए, समझने के लिए ज़्यादा अच्छा तरीका है कि बाहर इस पर, इस एरिया पर बाहर की तरफ जो फोर्स लगाने वाले प्रेशर्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो अंदर वाला प्रेशर बाहर धक्का देगा, और एक ये चार्ज के कारण बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इन दोनों प्रेशर को एक तरफ रख लो, ये बाहर की तरफ ले जा रहे हैं इसको, और अंदर कौन इसको दबा रहा है, आउटवर्ड प्रेशर और सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन T के कारण लगने वाला अंदर की तरफ नेट, इनको इक्वेट कर दिया तो इससे इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन जो भी दिया होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। इसी में मान लो क्वेश्चन बना दिया, चलो इसी में क्वेश्चन बना दिया कि अगर इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर बराबर हैं
ठीक है ना, ऐसा है मान लो। तो आपको फाइंड करना है सिग्मा। तो पी इन माइनस पी आउट हो जाएगा 0, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 भी 40/r के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन 0 t अपॉन r रूट ओवर, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुल मिला के बात ये है, एक इक्वेशन फॉर्म करना, ये बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर और बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला प्रेशर। इसमें भी देख लो आप, यहाँ पर भी अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला ये इनसाइड प्रेशर, बाहर से अंदर दबाने वाला आउटसाइड प्रेशर, और ये सरफेस टेंशन टी का, इस सरफेस टेंशन टी का भी प्रेशर इनवर्ड आएगा नेट। तो ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, इसको कर दो इक्वेट, तब ये रहेगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें आपको बताया कि ये एक सोप बबल है, इसका रेडियस r है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सरफेस टेंशन T है। अब इस पर कितना चार्ज दिया जाए कि आइसोथर्मली इसका रेडियस डबल हो जाए। फाइंड चार्ज Q टू बी गिवन so that radius of soap bubble increases to 2r isothermally. तो जब रेडियस इसका डबल हो जाएगा और इस पर कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर। अब की बार रेडियस कितना हो गया, 2r। ऐसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, होना तो उसको एक्सपांड ही है, होना तो उसको एक्सपांड ही है। तो चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। बाहर तो वही PATM ही है। अंदर प्रेशर पहले कुछ था P इनसाइड, अब बदल गया, बढ़ गया वॉल्यूम आइसोथर्मली, तो हो गया प्रेशर कम, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सरफेस टेंशन तो उतना ही है। तो इक्वेशन फॉर्म करो। तो पहले इक्वेशन ये है इस वाले केस में कि P इनसाइड, ये बाहर की तरफ, इज इक्वल टू बाहर से अंदर ये दो। इसके केस में इस एरिया एलिमेंट पर आउटवर्ड प्रेशर कितना है, P इन डैश, और ये सिग्मा के कारण आउटवर्ड, और इनवर्ड बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये नए रेडियस के साथ सरफेस टेंशन के कारण रेडियस डबल हो गया। ये पहले था P इन, तब रेडियस r था, अब P इन डैश के टाइम पर रेडियस 2r हो चुका है, पहले r था। तीसरी बात, आइसोथर्मली बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P इन P1 इंटू V1 4/3πr³ इज इक्वल टू P इन डैश इंटू 4/3 पाई नया रेडियस क्यूब। ये तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू रूट ओवर ε0/4 7p0
प्लस 12t/r ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करके देखना। और चार्ज निकालना है तो आंसर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ऐसे ये आ जाएगा आंसर। तो मेथड समझो, स्टेप समझो, इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बता दिया गया है कि अब जो भी टेस्ट होंगे, चाहे वो 12th के बोर्ड 10th हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, उसमें रटा हुआ काम नहीं आएगा, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको क्या समझ में आया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब जो फार्मूले हैं वो आपको शायद दे दिए जाएं कठिन वाले, कि फार्मूला हमसे ले लो, आप तो बताओ कि इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे करेंगे इसको। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, रटने का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। रट रट के आदमी पागल हुआ जा रहा है। इतना सारा बॉटनी, इतना सारा जूलॉजी, रटना बेकार चीज़ है, तो रटना मना है, रटना नहीं है तो क्या करना है, समझना है। तो फिर फिजिक्स में तो समझने ही समझने का खेल है, रटने की चीज़ तो बहुत कम है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होंगी, फिर तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गॉस लॉ पर इतना काम हम करके ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर जो चालू होगा वो कैपेसिटर पर होगा, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, धारिता, कैपेसिटर, संधारित्र। थैंक यू वेरी मच।